कायर का फोन लगातार बजे जा रहा था और अभिमन्यु की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो फोन कैसे उठाए और बिंदु को क्या जवाब दे। अभिमन्यु कुछ फैसला कर पाता उससे पहले ही वहां पर युग आ जाता है। जब युग कमरे के अंदर घुसता है और देखता है कि कायर का फोन बज रहा है तो वो उसका फोन उठाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु ये तो क्या कर रहा है? जब से फोन बज रहा है तो उसे उठा क्यों नहीं रहा है? ये तेरे हाथ के पास ही तो रखा हुआ है। इतना कहकर युग फोन उठाने लग जाता है। तभी अभिमन्यु उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुक जा मेरे भाई, फोन मत उठा। अभिमन्यु युग को रोक पाता उससे पहले ही युग फोन उठा लेता है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये क्या किया युग, तूने बिंदु का फोन क्यों उठा लिया? मैं जब से इसलिए नहीं उठा रहा था कि बिंदु सुबह से 2-3 बार कॉल कर चुकी है और हर बार वो कायर के बारे में ही पूछती है। मैं बहुत टाल चुका हूँ पर अब समझ नहीं आता क्या बोलूं, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था। युग परेशान होते हुए कहता है, अब क्या करूं यार, फोन तो उठा लिया, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा वरना उसको टेंशन हो जाएगी। वो समझ जाएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फोन के अंदर से बिंदु की आवाज आती है, हेलो कायर, तुम्हें कुछ बोलबे कि ना बोलबे? युग अभिमन्यु को फोन देते हुए कहता है, मैं तो बात नहीं कर रहा यार, तू ही कर। अभिमन्यु वापस से युग को फोन थमाते हुए कहता है, ना बाबा ना, मैं तो नहीं करने वाला, सुबह से बहुत झूठ बोल चुका हूँ, अब और नहीं बोल सकता। बिंदु के फिर फोन के अंदर से आवाज आती है, तुम्हें कुछ ही बोल छे ना केनो? युग कांपते हुए कहता है, हेलो हाँ बिंदु बोलो। फोन के अंदर से हैरानी के साथ बिंदु की आवाज सुनाई देती है, कायर ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, ये इतनी भारी क्यों लग रही है? मैं कायर नहीं युग बोल रहा हूँ बिंदु। अच्छा युग तुम हो, तो फिर कायर कहाँ पर है? वो बिंदु, कायर तो वॉशरूम में है। क्या कहा, वॉशरूम में? वो आज दिन भर से वॉशरूम में ही है क्या? अभी कुछ देर पहले अभिमन्यु ने फोन उठाया था, वो भी यही कह रहा था कि कायर वॉशरूम में है। युग सोचने लग जाता है कि वो क्या जवाब दे। तभी वो झट से कहता है, वो क्या है ना, रात को उसने कुछ खराब खा लिया था इसलिए उसका पेट खराब हो गया, इसलिए सुबह से ही वो वॉशरूम के चक्कर लगा रहा है। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, जब वो आए तो उससे मेरी बात कराना। युग फटाक से पूछता है, उससे तुम्हें कुछ जरूरी काम था क्या? काम तो नहीं पर कुछ बात करनी थी। अरे वही तो पूछ रहा हूँ बिंदु, क्या बात करनी है? कुछ देर रुककर बिंदु धीरे से कहती है, तुम उसे बताओगे तो नहीं ना? अरे नहीं बताऊंगा, तुम बेफिक्र होकर बोलो। वैसे मुझे कायर से कुछ काम नहीं था, बस उसकी याद आ रही थी। क्या कहा? याद आ रही थी? ओए होए क्या बात है? हाँ वो क्या है ना, मेरी कायर से रोज किसी ना किसी बहाने से बात होते रहती है, पर आज सुबह से कुछ बात नहीं हुई तो बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए सोचा उससे बात कर लूं। पर कायर के सामने तो तुम ऐसा कुछ नहीं करती, बल्कि उसके सामने तो तुम उसी की बेइज्जती करती रहती हो, उसे घास तक नहीं डालती। वो उसकी भलाई के लिए युग, तुमने देखा है ना, वो कुछ काम नहीं करता, बस दिन भर बैठकर शायरियां लिखता रहता है। अब उसे कौन समझाए कि शायरी लिखने से दिल तो भर जाता है पर पेट नहीं भरता। जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, ऐसे लाइफ आगे नहीं बढ़ती। युग कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, काश ये चीज मेरे मम्मी पापा को भी पता होती तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं हो रही होती। मतलब? युग बात को पलटते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ कायर से जब वो आता है। अच्छा मैं रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ ठीक है, जल्दी बात करवाना। युग फोन कट कर देता है। जैसे ही युग फोन कट करता है, कायर की फिर बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है, अमोदिता, मेरी अमोदिता कहाँ पर है? मेरी अमोदिता, मुझे उससे शादी करनी है, बुलाओ मेरी अमोदिता को। अभिमन्यु अपने हाथों से कायर का मुंह बंद करते हुए कहता है, चुप हो जा अमोदिता के दीवाने, रुक जा, करवा रहा हूँ तेरी अमोदिता से शादी। युग कायर को देखते हुए कहता है, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? तुझे ठीक लग रहा है क्या? लग तो नहीं रहा। अच्छा हुआ मैं मेडिसिन ले आया, इसे जल्दी से खिला देते हैं। इतना कहकर युग मछली वाली पॉलीथीन टेबल पर रखता है और अपनी शर्ट की पॉकेट में से मेडिसिन निकालकर अभिमन्यु को दे देता है। अभिमन्यु कायर को वो मेडिसिन जैसे तैसे खिला देता है और कुछ ही देर में कायर सो जाता है। अभिमन्यु और युग कायर को सुलाने के बाद अभी आराम कर ही रहे थे कि तभी अभिमन्यु की नजर टेबल पर पड़ी पॉलीथीन पर पड़ती है। अभिमन्यु हैरानी के साथ युग से पूछता है, इस पॉलीथीन के अंदर क्या है? अरे इसके अंदर भुंजी हुई मछली है। क्या कहा? भुंजी हुई मछली? ये कहाँ मिल गई तुझे? अरे ये अपना रौंग का मुचा घाट है ना, वहीं पर मिली, यामिनी बेच रही थी गर्मा गर्म तो मैं ले आया। अभिमन्यु युग के मजे लेते हुए कहता है, तुझे बड़ी यामिनी मिलती है, कभी कुएं के पास तो कभी घाट के पास। मुझे भी मिला, जरा मैं भी देखूं कौन है यामिनी जिसने हमारे युग की एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी भाभी को भुला दिया है।
अभिमन्यु की बात सुनकर युग का चेहरा उतर जाता है और वो नाराजगी के साथ कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया। मैंने कहा ना तुझे शालिनी को भाभी मत बोला कर। हमारा बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है। हाँ भाई नहीं बोलूंगा। वैसे भी अब शालिनी की जगह यामिनी जो मिल गई है तुझे, अब तो यामिनी ही मेरी भाभी बनेगी। युग अभिमन्यु को आंख दिखाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, शालिनी अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, पर उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं ले सकती। ऐसा क्यों? आखिर क्या था शालिनी में ऐसा जो किसी और में नहीं है? ब्रेकअप हो गया है तो उसे भूल क्यों नहीं जाता? जिंदगी में आगे बढ़। युग अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहता है, पहले प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता अभिमन्यु। फर्स्ट लव इज योर लास्ट लव। अगर उसके बाद कुछ होता भी है तो वो सिर्फ समझौता है और कुछ नहीं। यार तू ना बातें मत घुमा, ये बता कि आखिर हुआ क्या था तुम्हारे बीच, किस बात को लेकर ब्रेकअप हो गया था? यार अभी ना मैं कुछ नहीं बताना चाहता। जब तूने ना शालिनी का जिक्र करके मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया है। युग अभिमन्यु से बातें कर ही रहा था कि तभी अभिमन्यु के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था, इस पूर्णिमा को करेंगे उपाय, होगा ग्रहों का दोष दूर। जैसे जैसे अभिमन्यु नोटिफिकेशन पढ़ते जा रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। अभिमन्यु नोटिफिकेशन पढ़ते हुए कहता है, अरे शिट, ये कैसे हो गया? युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या हुआ, ये तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, यार गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई? कैसी गड़बड़? यार मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लग रहा था कि पूर्णिमा 3 दिन बाद है, पर वो 3 दिन बाद नहीं बल्कि कल ही है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या? हाँ यार मुझे भी अभी पता चला। पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। आज से पहले हर पूर्णिमा और अमावस्या की डेट याद रहती थी, पर इस बार गलती हो गई। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है ये पता लगाने के लिए कि यक्षिणी इसी ग्रेवयार्ड कोठी में है या नहीं, और यदि है तो किस कमरे में। हाँ यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक तो वैसे ही ये कायर की ऐसी हालत है और अब यक्षिणी के बारे में भी आज रात को ही पता करना है। प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है यार। अभिमन्यु तू ही बता कैसे पता लगाएंगे यक्षिणी के बारे में? जरा सोचने दे यार मुझे, अभी मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। सोच ले, हमारे पास बस रात तक का ही वक्त है। उससे पहले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यदि यक्षिणी ने किसी को अपना शिकार बना लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ मैं सोचता हूँ कुछ, तू फिक्र मत कर। रात हो चुकी थी और रात के 12 बजे थे। अमुदिता और रजनी तहखाने में बैठी हुई थी। दोनों के सामने ही एक यंत्र बना हुआ था जिसके अंदर एक गोला था और उसके अंदर स्टार के तीनों कोनों पर एक एक आटे के दिए बने हुए रखे थे जो जले हुए नहीं थे। रजनी और अमुदिता वहां पर करीब 1 घंटे से बैठी हुई थी। जब से रजनी वहां पर आई थी उसने कुछ नहीं बोला था, बस वो अपनी तंत्र मंत्र यंत्र किताब के पेज पलटाए जा रही थी। एक गहरा सन्नाटा तहखाने के अंदर छाया हुआ था। अमुदिता सन्नाटे को तोड़ते हुए कहती है, माँ आप कुछ बोलोगी भी या नहीं, या फिर रात भर बस इस किताब के पेज पलटाते रहोगी? रजनी अमुदिता की बात का कुछ जवाब नहीं देती है। वो अभी भी बस किताब के पेज पलटाए जा रही थी। अमुदिता फिर रजनी पर दबाव बनाते हुए कहती है, माँ मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बताओ ना कैसे तोड़ते हैं वशीकरण टोटका। रजनी गुस्से से अमुदिता से कहती है, तू कुछ देर चुप बैठेगी? एक तो एक काम ढंग से नहीं करती, ऊपर से चुप भी नहीं बैठ सकती। रजनी का गुस्सा देखकर अमुदिता चुप हो जाती है। रजनी किताब के पेज पलटा ही रही थी कि तभी वो खुश होते हुए कहती है, मिल गया। अमुदिता झट से पूछती है, क्या मिल गया माँ? वशीकरण तोड़ने का मंत्र। क्या है ना, आज तक मैंने बस वशीकरण किया है, कभी तोड़ा नहीं है, इसीलिए ये मंत्र मुझे ढूंढना पड़ा। तो क्या है माँ वशीकरण तोड़ने का मंत्र, जल्दी बताइए ना। रजनी किताब के पेज पर उंगली फेरते हुए कहती है, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम वज्र कवचाय हुम पीताम्बरे तंत्र बंध नाशय नाशय। इस मंत्र का जाप तुझे पूरे 7 बार करना है। अमुदिता खुश होते हुए कहती है, बस 7 बार जाप करने से वशीकरण टूट जाएगा? ये तो बहुत आसान है माँ। रजनी अमुदिता को रोकते हुए गुस्से से कहती है, रुक जा नालायक लड़की, तुझे ना हर काम की जल्दी रहती है। पहले मेरी बात तो पूरी सुन लिया कर। भूल गई सुबह मैंने तुझे क्या बोला था? टोटका करना जितना आसान होता है उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है उसे तोड़ना। मैंने तुझे टोटका तोड़ने का बस अभी मंत्र बताया है, ये नहीं बताया है कि टोटका कैसे तोड़ा जाता है। अमुदिता का चेहरा उतर जाता है और वो उखड़े हुए स्वर में कहती है, तो फिर कैसे तोड़ा जाता है माँ टोटका? देख मैं तुझे समझाती हूँ।
जिस प्रकार किसी को वश में करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसी प्रकार वशीकरण तोड़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हमने जो वशीकरण किया था वो था बाल के जरिए वशीकरण, जिसमें हल्दी की गांठ का उपयोग किया गया था। अब टोटका तोड़ने के लिए तुझे उस गांठ में से कायर का बाल निकालना होगा और किश्नोई नदी में प्रवाहित करना होगा। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रही हो माँ? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस गांठ को तुम्हें चौराहे पर फेंक कर आ गई थी ना कल, वो मैं कहाँ से लाऊंगी? वहीं से जहाँ पर फेंका था। माँ आप भी ना पता नहीं कैसी बातें करती हैं। भला वो गांठ अभी भी वहां पर रखी होगी क्या? हो सकता है कोई कुत्ता उठाकर ले गया हो या किसी इंसान ने चलते चलते लात मारते हुए कहीं ले गया हो। नालायक लड़की, वो टोटका था और कुत्ते कभी टोटके को नहीं छू सकते। भूल मत, कुत्ते आत्माओं को देख सकते हैं। उनके पास भी एक अदृश्य शक्ति होती है, बुरी शक्तियों को महसूस करने की। और रही इंसानों की बात, तो भूल मत, ये गांव है, शहर नहीं। अगर किसी ने उस काली पोटली को देख भी लिया होगा तो गलती से भी हाथ लगाने का सोचा भी नहीं होगा, समझी? माँ ये तो बहुत मुश्किल है। तो तुझे क्या काला जादू चूहे बिल्ली का खेल लगा था? इसमें कदम कदम पर खौफ रहता है, समझी? एक और बात याद रखना, ये सब तुझे 3 बजे शुरू करना है और 4 बजे तक खत्म करना है। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, माँ ये सब तो ठीक है, मैं चौराहे पर भी चली जाऊंगी और वो पोटली भी ढूंढ लूंगी, पर किश्नोई नदी में वो ये सब प्रवाहित करना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में सिर्फ जल ही था और अंत के समय में भी सिर्फ जल ही रहेगा, इसलिए इसे जल में प्रवाहित करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें सात्विक और तांत्रिक चीजों में एक समान होती हैं, समझी? पर माँ तुमको पता है ना, कल रात पूर्णिमा है और तुमने ही कहा था यक्षिनी को युगजी ने आजाद कर दिया होगा और वापस गेट पर ताला लगा दिया होगा। अरे पागल, पूर्णिमा तो कल रात है ना, तो तू आज क्यों डर रही है? और वैसे भी तू एक स्त्री है और यक्षिनी भी। एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री के साथ संभोग नहीं करती। उसने आज तक जितनों को भी अपना शिकार बनाया है सब मर्दों को बनाया है और किसी को नहीं, समझी? हाँ समझ गई। चल अब ज्यादा वक्त बर्बाद मत कर, मैंने जो मंत्र बोला था उसका जाप करते हुए ये तीनों दिए जला और टोटका तोड़ने के लिए तैयार हो जा। अमोदिता माचिस से दिया जलाते हुए कहती है, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम वज्र कवचाय हुम पितांबरे तंत्र बंध नाशय नाशय। एक तरफ अमोदिता और रजनी टोटका तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ युग और अभिमन्यु यक्षिनी कहाँ पर है इस बारे में पता करने सोच रहे थे। कायर युग के कमरे में सोया हुआ था। युग और अभिमन्यु हॉल में बैठे हुए थे। युग अभिमन्यु से पूछता है, यार तू जब से अपने घर से लौटा है चुपचाप बैठा हुआ है, बता क्यों नहीं रहा है? कैसे पता लगाएंगे यक्षिनी के बारे में कि वो कहाँ पर है और किस कमरे में? यार बता रहा हूँ, पहले 3 तो बज जाने दे। युग दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, यार अभी 3 बजने में आधा घंटा कम है और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तूने कहा था रात में बताएगा, बता ना। ठीक है बताता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जेब में हाथ डालता है और एक छोटी सी घड़ी के आकार का काला बॉक्स निकालता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक काला धागा निकलता है जिसमें हीलिंग क्रिस्टल काले रंग का नुकीला पत्थर बंधा हुआ था, जो एक शंकु के आकार का था। युग आंखें बड़ी करते हुए उस चीज को देखते हुए कहता है, ये क्या है? ये तो मुझे किसी पेंडुलम की तरह दिख रहा है। ये पेंडुलम नहीं है युग, इसे डाउनजिंग पेंडुलम कहा जाता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये डाउनजिंग पेंडुलम क्या होता है?